Hello everyone, this is Laksh Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel Social Classes by Laksh। तो आज जो हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज, जो कि हम लोग ज्योग्राफी का अपना चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। और इससे पहले की जो 2 वीडियोज आई उनमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग और रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ ली थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज। देखिए, उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद लैंड रिसोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह कंजर्व किया जा सकता है। उसके अलावा एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके अलावा उनमें से जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन और जो सारा का नोट्स वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बोला क्या जा रहा है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, लैंड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो ये समझिए, लैंड मतलब धरती, यानी कि जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जो कि हम लोगों को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे खाने से लेकर रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो, फल हो, सब्जी हो, अलग अलग तरह के वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, अलग अलग सारी चीज़ें जो हम लोगों को प्रोवाइड करती है, उसे कहते हैं हम लोग लैंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लैंड को ही यहाँ पर क्यों चुना गया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि शुरू में ही हमने पढ़ा था कि 2 तरह के रिसोर्सेस होते हैं, एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस और एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। तो लैंड एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेस है, क्योंकि नेचर की तरफ से लैंड हम लोगों को मिला हुआ है, जिस पर कि हम लोग अपना अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग नेचुरल की तरफ से, यानी कि नेचर की तरफ से जो हम लोगों को मिला है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। और इस टॉपिक में लैंड को ही क्यों चुना गया, क्योंकि लैंड जो है, क्योंकि नेचर के द्वारा जो अलग अलग रिसोर्सेज जो हम लोगों को मिलती हैं वो सब हम लोगों को लैंड यानी कि धरती के माध्यम से ही मिलती है। जैसे कि अलग अलग मिनरल्स हो तो वो हम लोग कहाँ मिलता है, वो सब आपको धरती पर ही मिलेगा। कोई भी अगर नेचर की तरफ से प्रोवाइड किया गया एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब कहाँ मिलता है, ये सब हम लोगों को धरती पर ही मिलता है। यही कारण है कि इस टॉपिक में सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज को चुना गया है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में कोई भी रिसोर्सेज से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैंड रिसोर्सेज में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लैंड पर भी हम लोगों को कोई बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो पूरी बुक है आपके क्लास 10th की, इसमें हम लोग अलग अलग तरह के लैंड रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आगे भी, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हो गया आपका, मिनरल्स हो गया, क्रॉप्स हो गया, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। इन सब के बारे में आपके जो एनसीईआरटी है 10th की, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। पर जो स्टार्टिंग हमें करनी है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, वो हमारी कहाँ से हो रही है, लैंड रिसोर्सेज से। कहाँ से हो रही है हमारी, लैंड रिसोर्सेज से हो रही है। तो आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए कि लैंड रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए लैंड का क्या इम्पोर्टेंस है कि लैंड से ही हमें जो है अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को, यानी कि एनवायरनमेंट में एयर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट है वो भी कहाँ मिल रहा है, हमें लैंड पर ही मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, वो भी हम लोगों को लैंड पर ही मिलते हैं। वाटर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो भी हम लोगों को लैंड पर ही मिलता है। अलग अलग तरह के जो क्रॉप्स होते हैं या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो कि हम लोग खाते हैं, वो सब हम लोग लैंड पर ही उगाते हैं। उसके अलावा अलग अलग मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो सब हम लोगों को धरती पर ही मिलता है। इसका मतलब लैंड का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सारा बेनिफिट्स हम लोगों को लैंड से मिल रहा है।
तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे बुक में क्या कहा जा रहा है लैंड के बारे में, that we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system, etc. देखिए कहाँ क्या जा रहा है कि हम लोग धरती पर रहते हैं, है ना, हम लोग धरती पर रहते हैं, हम लोग अपना अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं सर्विस कर रहा है, ये सब कहाँ कर रहा है, लोग धरती पर रह के ही कर रहा है। उसके अलावा हम लोग अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने यूजेस के हिसाब से लैंड को अलग अलग तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे में लैंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसके अलावा लैंड इसीलिए क्या है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर ही इज ए ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल, इट रिक्वायर्स लैंड। हर कोई को लैंड की ज़रूरत है, उसको यूज में चाहिए, इसीलिए लैंड क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसके अलावा लैंड से और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, जो हमने पहले ही बात किया, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब कहाँ रहेगा, ये सब का सब आपको धरती पर ही होगा। ऐसा नहीं कि पानी में आपको फॉरेस्ट उग जाएगा, धरती पर ही होगा। उसके अलावा ह्यूमन लाइफ हो जाए, चाहे अलग अलग तरह के बिजनेस हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, अगर ट्रांसपोर्ट की बात आए तो बस, रेलवे, ये सब कहाँ चलेगा, ये सब धरती पर चलेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम है अलग अलग, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब का टावर लगेगा, सिग्नल लगेगा, तो वो कहाँ लगेगा, वो भी लैंड पर ही लगेगा। यानी कि और जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी कहीं हम लोगों को धरती पर ही मिलता है, ऐसा नहीं है। तो इन सारे पॉइंट से हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो लैंड है, धरती है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हमारी लाइफ में हो, चाहे किसी एनिमल की लाइफ में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में किसी के भी लाइफ में हो, लैंड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक जो इसमें है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो अगला बात बोला जा रहा है वो क्या है, हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। देखिए ये टॉपिक क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि लैंड के कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी कि जो धरती है वो हम लोगों के पास है, पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ हम लोगों को बाधाएं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको पहले फॉलो करना होगा। या अगर दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को समझें, या तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लैंड, या नहीं तो एक और क्वेश्चन, या एक और जो दूसरे तरीके से अगर हम लोग समझना चाहें तो क्यों ज़रूरी है लैंड को कंजर्व करके रखने का या उसको बचाने का। तो देखिए उसी का आंसर आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लैंड क्या एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, यानी कि हमारे पास जो धरती है वो फिक्स क्वांटिटी में है, इतना है, माने कि इतना बड़ा धरती है तो वो हमारे पास क्या है, फिक्स क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि इसका क्वांटिटी अगर हम लोग चाहें तो इसका क्वांटिटी को, साइज को, धरती का आकार को बड़ा कर सकते हैं। जो धरती है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड साइज में। तो हम लोग को जो भी काम करना है वो हम लोग को इसी में करना होगा। और अभी के समय में हो क्या रहा है, पॉपुलेशन जो है हर कंट्री का कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है, और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो लोग उतना ही खाने की चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा, रहने का, हर एक चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, एजुकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, हर एक चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। और जहाँ धरती का साइज फिक्स है वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है, जिस कारण से ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि लैंड क्या है, हमारे पास एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में, यानी कि फिक्स रेशियो में हमारे पास लैंड है। इसीलिए ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विथ केयरफुल प्लानिंग। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो भी अवेलेबल पार्ट ऑफ लैंड हमारे पास है उसको हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करें, पर केयरफुल प्लानिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी, पीछे भी हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग में जैसे पढ़ा कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं, पर जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेस को प्लान करके चलना ज़रूरी है। उसी तरह जो लैंड है, लैंड का साइज हमारे पास फिक्स्ड है, और जिस तरह से उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना और एक केयरफुल प्लानिंग बनाना कि किस तरह से जो है लैंड भी कंजर्व हो, जो लैंड से मिलने वाले अलग अलग रिसोर्सेस हैं वो भी बचे रहें, है ना। तो ये तो हुआ हमारा कुछ पॉइंट। उसके अलावा आता है ओवर यूटिलाइजेशन, कि लैंड का जो ओवर यूटिलाइजेशन, हद से ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे अगर कहीं मिनरल मिला तो हद से ज़्यादा मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो लैंड को ही नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह कंटिन्यूसली यूज किया जा रहा है, जब हम किसी लैंड के पार्ट को कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे और देंगे तो क्या होगा, उसका जो क्वालिटी है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा। तो ये सारा कई सारा प्रॉब्लम्स है, जिस कारण से ज़रूरी है कि हम लोग लैंड रिसोर्सेज को अच्छे से प्लानिंग के साथ यूटिलाइज करें।
ऐसे तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया, पर जब हम लोग इसके 2 टॉपिक बाद पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन, तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि लैंड को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, या लिमिटेशन जो है लैंड पर वो और क्या क्या है। कई सारे पॉइंट्स उसमें हम लोगों को मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको कि हम लोगों ने बस एक नॉर्मली इसलिए समझा क्योंकि हम लोगों को ये साथ ही साथ समझ में आए कि लैंड हम लोगों को क्यों कंजर्व करना ज़रूरी है, या क्यों केयरफुल प्लानिंग इसकी ज़रूरी है। अब जो हमारा इस पूरे जो ये टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस, इसका जो लास्ट पार्ट है, जो कि क्या है कि लैंड किन किन पार्ट्स में बटा हुआ है, या लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, यानी कि जो पूरा का पूरा लैंड पार्ट है। जैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि जो आप ऐसे देखिए तो इंडिया का जो ये पूरा लैंड पार्ट है 100%, इसमें कितना पार्ट मतलब लैंड किस किस टाइप्स का है, जैसे कि कितना पहाड़ है, कितना जो है प्लेन ज़मीन है, कितना प्लेट्यू है, किस किस कैटेगरी में डिवाइडेड है लैंड, अगर ऐसे समझे तो ये हमारा लैंड रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, जो प्लेन लैंड है वो कितना है, 43% है, जो माउंटेन एरिया है वो 30% है, और जो प्लेट्यू एरिया है वो 27% है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये तीनों चीज़ होता क्या है, प्लेन लैंड, माउंटेन और प्लेट्यू, ये तीनों है क्या। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखिए तो प्लेन लैंड क्या होता है। प्लेन लैंड का मतलब होता है प्लेन ज़मीन, यानी कि जैसा कि हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग बिहार के रीजन में रहते हैं, बिहार हो गया, जो लोग यूपी के रीजन में रहते होंगे, हरियाणा, पंजाब, इन सब रीजन्स में रहते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ का जो ज़मीन है, क्योंकि हम लोग के अलग अगल बगल में कहीं पर भी पहाड़ नहीं देखने को मिलता है कि ऊँचा ऊँचा पहाड़ है, या कई सारा ऐसा जगह है जहाँ मिनरल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है, प्लेन लैंड है, यानी कि प्लेन, यानी कि जो हर जगह जो ज़मीन का लेवल है, नीचे जो सी लेवल होता है, कि नीचे जो ग्राउंड वाटर है सी लेवल है, उससे जो ऊपर ज़मीन का लेवल है, यानी नीचे मान के चलिए ग्राउंड वाटर है, तो उससे जो सी लेवल है वो सब जगह क्या है, एक लगभग बराबर प्लेन है। मतलब कि अगर इस जगह पे नीचे ग्राउंड वाटर 10 फीट पर है, तो इधर भी ग्राउंड वाटर क्या है, 10 फीट पर है, यानी कि हर जगह जो लैंड का आपको ऊंचाई है नीचे से वो एक बराबर है। ये हो गया प्लेन एरिया, यानी कि प्लेन है, इस बगल कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। उसी तरह माउंटेन में क्या होता है कि जो लैंड एरिया नीचे मानिए कि सी वाटर है, सी वाटर नीचे, और जो लैंड एरिया है वो क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे माउंटेन की हाइट बढ़ेगी। यानी कि इस जगह अगर आप खड़े हैं और यहाँ पे आपको एक मोटर लगाना है, ट्यूबवेल लगवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इतना नीचे यहाँ पर खुदाई करना होगा। और अगर कोई यहाँ जो है यहाँ नीचे आ गया, यहाँ कोई प्लेन लैंड पे रह रहा है, उसको अगर यहाँ ट्यूबवेल लगवाना है तो उसको मात्र इतना सा खुदाई करवाना होगा। तो ये क्या हुआ, प्लेन लैंड का मतलब होता है कि प्लेन एरिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बोला क्या जा रहा है, जो प्लेन लैंड होता है वो क्या है कि हर तरह का फैसिलिटी, जो मैक्सिमम फैसिलिटी, जैसे कि एग्रीकल्चर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, उसको खाना पीना चाहिए। तो जो मोस्टली जो एग्रीकल्चर का काम होता है वो कहाँ होता है, वो इसी प्लेन लैंड पर होता है। क्योंकि जो माउंटेनियस एरिया है, ऐसे समझिए कि जो माउंटेनियस एरिया है, जो माउंटेन एरिया है, वहाँ पर खेती करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो मोस्टली एग्रीकल्चर का काम है वो कहाँ होता है, वो प्लेन लैंड पर ही होता है। ऐसा नहीं कि माउंटेन पर खेती नहीं होती है, पर वहाँ टी वगैरह की होती है। और जो मोस्टली फूड क्रॉप्स वगैरह की खेती है वो कहाँ होती है, वो ये प्लेन लैंड पर ही होती है। प्लेन लैंड हमारे इंडिया में टोटल जो जियोग्राफिकल लैंड एरिया है उसका कितना है, 43%। यानी कि अगर पूरे इंडिया का लैंड जो है मान के चलिए, अगर आपको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसका 43% क्या है, आपको प्लेन लैंड एरिया ही है। और ये किन चीज़ों में काम आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ को लगाना, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना, उसके लिए इन सब चीज़ों में जो प्लेन लैंड एरिया है वो हमारे को काम आता है। दूसरा हमारा आता है जो है प्लेट्यू एरिया। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब होता है जो प्लेन एरिया, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो प्लेन लैंड है वो क्या है, ऐसा, जो हम लोग देखा प्लेन लैंड कैसा है कि ऐसा प्लेन है। जो प्लेट्यू होता है वो इससे थोड़ा उठा हुआ होता है, पर ऊपर से फ्लैट होता है। यानी कि प्लेट्यू का मतलब माउंटेन की तरह ही थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, जो कि धरती से थोड़ा ऊंचा हो, पर माउंटेन में जैसे ऐसे नुकीली चोटी होती है ऐसे नहीं, ऐसा जाके थोड़ा उसके ऊपर वो पूरा फ्लैट रहता है। जैसे कि देखिए आगे दिखाते हैं आपको, ये आपको प्लेट्यू एरिया है। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपको यहाँ पर
इस जगह जो ये मान के चलिए नीचे ये प्लेन लैंड है पूरा, तो इससे क्या है ये थोड़ा सा उठा हुआ है आपको, और ऊपर उठ के यहाँ पर ये क्या पूरा का पूरा ऐसे प्लेन लैंड की तरह ऊपर से फ्लैट की तरह है, फ्लैट एकदम पूरा, मतलब माउंटेन की तरह ऐसा नुकीला नहीं है। ये क्या है आपको फ्लैट है, यहाँ पर फ्लैट है, पर जो लैंड एरिया है, जो प्लेन एरिया है, उससे थोड़ा उठा हुआ है। जो प्लेन का लेवल होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको अगर आप और अच्छा समझना चाहते हैं कि प्लेट्यू और प्लेन में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप ये वाला इमेज देखिए, तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा सी लेवल है, यानी कि इस जगह पे जो है यहाँ पर सी वाटर है, ठीक है। सी वाटर से थोड़ा सा ऊंचा होता है प्लेन लैंड का एरिया, जैसा हम लोग रहते हैं, जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरिया में हम लोग रहते हैं। ये आपको प्लेन लैंड हो गया, ये सी लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ जो ये लैंड एरिया इसका हाइट बढ़ता जाएगा, ये आपको प्लेट्यू हो जाएगा। ये देखिए ये प्लेन लैंड का हाइट बढ़ता गया, और ऊंचे हाइट पे जब ये फ्लैट की तरह दिखाई देगा, ऐसा फ्लैट की तरह, तो ये प्लेट्यू कहलाएगा। और यही जब हाइट और बढ़ता जाएगा और ये ऐसा नुकीला चोटी का शेप ले लेगा, ऐसा नुकीला, तो ये माउंटेन कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वापस से इसका हाइट कम हो गया, और धरती यहाँ जो ये प्लेन लैंड का लेवल था, इससे इसका हाइट ज़्यादा है। यहाँ पर देखना ये हाइट ज़्यादा है, पर ये क्या फ्लैट की तरह, तो ये प्लेट्यू है। और फिर ये हाइट ज़्यादा हो गया और नुकीली चोटी की तरह, तो ये हो गया आपको माउंटेन। तो ये तीनों अलग अलग है, इसको आप समझ लीजिए ऐसे। इसमें ज़्यादा कोई भारी चीज़ नहीं है, बस समझना है कि जो प्लेन लैंड होता है उसका हाइट क्या है, यहाँ थोड़ा नीचे होता है, और जब उससे थोड़ा हाइट ऊपर होने लगता है, पर ऊपर जाके देखने मिलता है क्या, ये ऐसा फ्लैट प्लेन की तरह ही है, तो ये प्लेट्यू कहलाता है। और उससे और थोड़ा हाइट बढ़ जाए और ऐसा नुकीला हो, तो ये आपको माउंटेन हो गया। बस ये तीनों चीज़ों को सिंपली आपको समझ के रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें कि प्लेट्यू किस काम आता है, तो प्लेट्यू में हम लोगों को मिनरल्स हो गया, आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये सारा चीज़ हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया, ये सब हम लोगों को मिल जाता है प्लेट्यू में, ठीक है। प्लेट्यू रीजन जो होता है उससे मेनली हम लोगों को फॉसिल फ्यूल और मिनरल्स मिलता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा कैटेगरी, वो है माउंटेन्स। माउंटेन क्या है, जैसा कि हम लोग हमेशा जानते हैं, माउंटेन का मतलब होता है ऐसा कोई ऊंचा हिली टाइप का एरिया, जो कि ज़मीन का लेवल जो है इससे ऊंचा हो और ऐसा शेप हो, पॉइंटेड शेप्ड हो, इसको बोलते हैं माउंटेन बोलते हैं। और माउंटेन किस काम आता है, माउंटेन हम लोगों को अलग अलग तरह का फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ प्लेन लैंड था वहाँ पे तो ह्यूमन बींग्स ने अब कोई पेड़ पौधा छोड़ा नहीं है, उसको काट काट के बिल्डिंग्स बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो जो माउंटेन्स है उस पर जो फॉरेस्ट एरिया मिल जाएगा, आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारा चीज़ आपको माउंटेन पर मिलेगा। और जो कि क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में, क्योंकि एयर, ऑक्सीजन इन सबको प्रोवाइड करके। उसके अलावा जो रिवर्स का फ्लो होता है, यानी कि नदियों में जो पानी बहता है, उसको भी माउंटेन्स सपोर्ट करता है, क्योंकि माउंटेन्स में जो अलग अलग ग्लेशियर्स होते हैं, वही ग्लेशियर्स पिघलते हैं और रिवर का फॉर्म ले लेते हैं। तो माउंटेन्स से क्या हुआ, आपको एक रिवर फ्लो हो रहा है, आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद मिल रहा। उसके अलावा टूरिज्म सेक्टर, यानी कि अलग अलग जो टूरिस्ट लोग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के हों चाहे अपने कंट्री के हों, वो लोग भी माउंटेन एरिया को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं और घूमने के लिए आते हैं। तो माउंटेन्स का क्या है, बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपको माउंटेन्स की मतलब जो इंडिया में जो लैंड एरिया है, टोटल एरिया, उसका 30% लगभग आपको माउंटेन एरिया है, और जो कि बहुत सारे कामों में आता है, या उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जैसे कि रिवर्स का फ्लो कराने में, टूरिज्म का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में। इन सब चीज़ों में माउंटेन एरिया बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। अब आता है तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्लेन क्या होता है, माउंटेन क्या और प्लेट्यू क्या। तीनों में देखिए डिफरेंस क्या है। बेसिकली डिफरेंस यही है कि जो प्लेन एरिया होगा, आप सिंपली इसी वाले डायग्राम से दोबारा से आप ऐसे समझिए कि जो प्लेन एरिया होगा वो उसका हाइट कम होगा, ये आपको सी लेवल है, और जो प्लेन एरिया होगा उसका हाइट थोड़ा सा ऊंचा होगा।
जो प्लेट्यू होगा उसका हाइट प्लेन लैंड से और भी ज़्यादा ऊंचा होगा, पर वो पहाड़ की तरह नुकीला नहीं होगा ऊपर से ऐसा, वो क्या होगा आपको ऐसा फ्लैट टाइप का होगा, ठीक है। और जो माउंटेन एरिया होगा वो ऐसा नुकीला और ऊंचा ऊंचा होगा, ठीक है। जो प्लेन लैंड है ये एग्रीकल्चर में खेती करने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में काम आता है। जो प्लेट्यू रीजन्स है ये मेनली हम लोगों को मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड करता है। और जो माउंटेनियस एरिया है ये क्या है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में, रिवर्स के फ्लो में और टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने में, उनका स्पॉट बनने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में यही तीनों चीज़ें बेसिकली इंडिया में डिवाइडेड है। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो इन्हीं तीनों चीज़ों में डिवाइडेड है। और आप समझ सकते हैं जो प्लेन लैंड है वो कितना है 43% है, जो माउंटेन है वो 30% है, और जो प्लेट्यू है वो कितना है वो 27% है। ये तीनों कैटेगरी डिवाइडेड है। आपको बस सिंपली याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बड़ा चीज़ नहीं है जिसको कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिंपली आपको इतना सा याद रखना है तो आपका काम जो है हो जाएगा, आपके बोर्ड्स के लायक आपका काम हो जाएगा। देखिए ये सब आपको प्लेट्यू है, इसको और अच्छे से देखिए तो ये आपको क्या है, ये वाला इमेज को आप देख के अच्छा समझ सकते हैं कि प्लेट्यू कैसा होता है। देखिए जो प्लेन लैंड होगा वो कहाँ होगा, वो आपको जो है नीचे होगा, इस बगल नहीं है किसी और बगल होगा, ये नीचे साइड होगा, ठीक है। और जो उसके अलावा जो पहाड़ होता है वो कहाँ होगा, तो वो इसी के ऊपर अगर इसको और ऐसा कर दिया जाए, नुकीला शेप ऐसा दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पहाड़ बन जाएगा। पर ना पहाड़ से छोटा हाइट में और जो प्लेन लैंड है उससे ऊंचा हाइट में, तो ये जो बीच का ऐसा हुआ, यानी कि प्लेन लैंड से हाइट में बहुत ऊंचा है पर ऊपर जाके क्या ऐसा फ्लैट है, यहाँ पे ये उठा हुआ नहीं है, तो ये क्या है आपको ये प्लेट्यू कहलाता है। बस इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब अगर बात आती है इंडिया में, अगर हम लोग देखें कि इंडिया में किस जगह पे माउंटेन्स है और किस जगह पे प्लेन एरिया है, किस जगह पे आपको प्लेट्यू रीजन है, तो आपको ये समझ में आएगा। ये वाला जो डायग्राम है, जो मैप है, इसमें आप देखिए अच्छा से आपको समझ में आएगा। ये जो हिमालयन रेंज दिखा रहा है पूरा का पूरा, ये जो पूरा हिमालयन रेंज दिखा रहा है, यहाँ माउंटेन्स है। इधर आपको जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, कुछ पार्ट यहाँ आपको बिहार का ऊपर वाला भाग, उसके अलावा यहाँ जो सिलीगुड़ी बंगाल का पार्ट, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश आसाम का कुछ पार्ट है। ये पूरा आपको माउंटेन रेंज है। इंडिया में मेनली जो माउंटेन है वो इसी बगल है, तो ये आपको माउंटेन एरिया हो गया। उसके बाद आता है प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया जैसा कि हम लोग पहले भी शुरू में मैंने कहा कि इधर आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी का पार्ट और बिहार का पार्ट और कुछ पार्ट झारखंड का और कुछ यहाँ वेस्ट बंगाल, ये आपको, उसके अलावा ये इधर आपको आसाम का पार्ट, ये सब आपको प्लेन एरिया है। इधर का जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो क्या है, एक बराबर है लगभग, जो है ये आपको प्लेन एरिया हो गया। और जो इधर हिमालयन रेंज में जो हमने माउंटेन्स देखा, इसका ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, थोड़ा नीचा होगा। अब बात आती है अगर कि इंडिया में प्लेट्यू कहाँ है, यानी कि किस जगह फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिलता है, तो आप ऐसे तो छोटा छोटा प्लेट्यू हर जगह हो सकता है कि ये प्लेन है, इस जगह पे बीच में कहीं पे छोटा प्लेट्यू हो, पर जो एक मेन एरिया होता है कि मेनली किस बगल प्लेट्यू ही प्लेट्यू है, बहुत सारा प्लेट्यू एक जगह है, तो वो कहाँ, तो ये वाला बीच का एरिया है, इसको दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। इसमें मेनली कौन कौन सा एरिया आता है आपको, इस जगह पे आपको महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया है, कुछ आपको छत्तीसगढ़ का एरिया है यहाँ पे, उसी तरह कुछ पार्ट कर्नाटका का है। तो ये जो एरिया है मेन, यही हमारे इंडिया में प्लेट्यू रीजन है, जहाँ पर कि हम लोगों को अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, लैंड रिसोर्सेस क्या है, लैंड रिसोर्सेस का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हमने समझा। लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, और लैंड रिसोर्सेज किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए, अब हम लोग इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपको प्लेन हो जाएगा, ये जो प्लेन एरिया होता है, उसके बाद प्लेट्यू हो जाएगा जो प्लेन लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, और उसके बाद माउंटेन हो जाएगा जो कि प्लेट्यू से भी ऊंचा होता है हाइट में। ये आपको तीन चीज़ होता है। ये हमारे इंडिया में 43% है, ये 27% है और ये 30% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लेट्यू, प्लेन और माउंटेन का क्या परसेंटेज है। तो प्लेन 40% है, प्लेन 43% है, प्लेट्यू 27% है और माउंटेन अप्रोक्स 30% है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को लैंड रिसोर्सेज से मिलते हैं। तो अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम लोगों को अपना अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी करने मिलता है, एग्रीकल्चर करने मिलता है, हाउसिंग के लिए लैंड पे जगह है, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जगह, कम्युनिकेशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हम लोगों को लैंड रिसोर्सेज से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैंड रिसोर्सेज को यूज करते समय क्या पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहने चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्यों लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो क्या क्या ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है कि लैंड रिसोर्सेज जो है हमारे पास एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब हमारे पास अनलिमिटेड लैंड रिसोर्सेज नहीं है। जो इंडिया का लैंड रिसोर्सेज है वो आपको क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को अच्छे तरीके से उसको मिला जुला के उसके लैंड की प्लानिंग बना के तब उसको यूटिलाइज करना चाहिए। उसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड यूज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ओवर इरिगेशन भी एक प्रॉब्लम है, तो ओवर इरिगेशन भी ना हो। ओवर ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें ना हो। तो ये छोटा सा 2-3 पॉइंट है, पर इसके बारे में डिटेल में हम लोग लैंड डिग्रेडेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोग इन सारा क्वेश्चंस का नोट्स लेना चाहते हैं, यानी कि आप सारा सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है सारा नोट्स का PDF मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आता है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अब आता है हमारा एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप और अच्छे तरीके से पढ़ के अपने 10th की बोर्ड्स में अच्छा मार्क स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारा पर्सनलाइज्ड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा चलाया जाता है, उसमें सारा डाउट्स आपका सॉल्व होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो क्लासेस को ज्वाइन करने का ये है कि जो NCERT है, NCERT की आपको वर्ड टू वर्ड क्लैरिफिकेशन कराई जाएगी। यानी कि SST में सबसे बड़ा बात है कि NCERT का वर्ड्स बच्चों को समझ में नहीं आता है और वो एक दिक्कत बन जाता है। तो NCERT का सारा वर्ड टू वर्ड आपको क्लियरेंस कराया जाएगा, एक भी आपको डाउट उसमें नहीं बचेगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नोट्स को बनाना, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें अगर आपके पास अपना खुद से बनाया हुआ नोट्स हो जिससे कि आपको मदद मिले, तो वो बहुत ही बड़ी आपके लिए रिलीफ हो जाएगी। तो खुद से मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको बता के किस तरह बनाया जाए, और उस नोट्स की प्रॉपर चेकिंग भी की जाएगी। उसके बाद आता है कि आपको पूरे डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और आप अनलिमिटेड आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आपको जब तक वो डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक मैं समझाने की कोशिश करूँगा और पूरा आपको कराया जाएगा। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो है SST में सबसे ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे में आंसर राइटिंग लिखने की एक बहुत ही अच्छी आपके पास हैबिट होनी चाहिए। तो अगर आप क्लासेस हमारी ज्वाइन करेंगे तो आंसर राइटिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जाए और किस तरह अच्छे से आंसर्स को लिखा जाए, इस पर आपको समझाया जाएगा और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अब आता है मैप वर्क एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको जो हमारी क्लासेस में मैप वर्क कम्प्लीटली कराया जाएगा और वो भी बहुत ही अच्छे ईजीएस्ट वे में कराया जाएगा। तो आपका मैप वर्क में आप समझिए कि 5 मार्क्स आपका एकदम सिक्योर है। उसके अलावा अभी के समय में क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर का भी डिस्कशन आपको किया जाएगा। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग जो है, आपको कितने भी डाउट्स हों वो सारा डाउट सॉल्व किया जाएगा और वो भी पर्सनली अच्छे तरीके से। वीकली टेस्ट की व्यवस्था है, यानी कि जो भी चैप्टर पढ़ाया मैंने उसकी वीकली टेस्ट ली जाएगी आपकी, और टाइम टू टाइम रिवीजन भी कराया जाएगा, जिससे कि आपका जो स्कूल का एग्ज़ाम्स वगैरह होता है वो भी अच्छे से जाए। उसके अलावा एग्ज़ाम में किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है उसके लिए पूरा एग्ज़ाम गाइडेंस सारा चीज़ दिया जाएगा। और जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो एकदम रीजनेबल है, तो वो जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा बात कि अगर आप यहाँ के लोकल हैं और आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं यहाँ क्लासेस आकर, तो ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप लोकल होंगे तो आप जानते ही होंगे, इस एड्रेस पर आ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या ये जो ईमेल आईडी है आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, तो आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए,
और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो मिल जाए। और उसके अलावा अपने जूनियर्स के साथ, या अगर आपका एग्ज़ाम्स बार हो गया तो अपने जूनियर्स के साथ, अगर आप छोटी क्लास में तो अपने सीनियर्स के साथ प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले और उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आप उसी क्लास में हैं जिसकी मैं वीडियोस डाल रहा हूं, यानी कि 9th और 10th की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।